जापान ने अपने रक्षा बजट को क्यों बढ़ा दिया और कंबोडिया ने थाईलैंड को क्या चेतावनी दी और फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन में क्या कहा और इजराइल ने सोमालीलैंड को एज अ कंट्री रिकॉग्निशन क्यों दी। ये सारी मेजर अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जापान ने अपना ऑफिशियली सबसे बड़ा डिफेंस बजट हाल ही में अनाउंस किया, लगभग 58 बिलियन डॉलर का। ये डिसीजन जापान के ट्रेडिशनल पेसिफिस्ट इमेज से बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले जाता हुआ दिखाई देता है। वर्ल्ड वार के बाद जापान ने हमेशा लिमिटेड मिलिट्री पोस्चर रखा हुआ है, लेकिन अब सिचुएशन रिपीटली चेंज हो गई है। चाइना के मिलिट्री एक्सपेंशन, नॉर्थ कोरिया के फ्रिक्वेंट मिसाइल टेस्ट और ताइवान स्ट्रेट के टेंशन ने जापान के लिए डायरेक्ट सिक्योरिटी कंसर्न बना दिए हैं। इस बजट का फोकस सिर्फ सोल्जर्स पर नहीं बल्कि एडवांस मिसाइल सिस्टम पर, साइबर वारफेयर पर, स्पेस डिफेंस और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ वाली मिसाइल पर है। जापान क्लियरली सिग्नल दे चुका है कि वो अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहेगा बल्कि प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली है उसने। यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलिट्री कोऑर्डिनेशन भी और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने का एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में एक ब्लूमबर्ग ने आर्टिकल पब्लिश किया जिसके अनुसार साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और आसियान कंट्रीज भी अपनी डिफेंस प्लानिंग को रीइवैल्यूएट करेंगी। एशिया में आर्म बिल्डिंग का एक नया फेज शुरू हो गया है, जो दिखा रहा है कि जापान जैसे की प्लेयर अब रूप बदलकर सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बढ़ती टेंशन के बारे में। साउथ ईस्ट एशिया में एक पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट फिर से डेंजरस रूप ले चुका है। कंबोडिया ने थाईलैंड पर रूथलेसली बॉम्बार्डमेंट का सीरियस एलिगेशन लगाया है, जिसमें बॉर्डर एरियाज में सिविलियन सेफ्टी को रिस्क होने की बात कही जा रही है। यह डिस्प्यूट न्यू नहीं बल्कि बार बार अलग अलग तरीके से हुआ है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर रीजन, स्पेशली हिस्टोरिकल टेम्पल जोन्स के अराउंड पहले भी कई क्लैश देखे जा चुके हैं, लेकिन इस बार कंबोडिया का इंटरनेशनल कम्युनिटी को डायरेक्ट एड्रेस करना इस इशू को ग्लोबल स्टेज पर ले जा रहा है। कंबोडिया ने भी ये हिंट दिया है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हुई तो वो आसान और यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना फॉर्मल कंप्लेन दर्ज कराएगा। इसका रीजनल इम्पैक्ट काफ़ी सीरियस हो सकता है। साउथ ईस्ट एशिया नॉर्मली इकोनॉमिक ग्रोथ और अपनी स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ट्रेड रूट्स, टूरिज्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर इसका गहरा असर देखा जाएगा। चाइना और यूएस जैसे पावर भी क्वाइटली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि आसियान रीजन जियोपॉलिटिक्स का एक सेंसिटिव जोन बन चुका है। अब बात करते हैं कि फ्रांस ने आखिर क्यों चाइनीज डेयरी प्रोडक्ट पर ड्यूटी की डिमांड को यूरोपियन यूनियन में चैलेंज किया है। यूरोप और चाइना के बीच ट्रेड टेंशन एक नए सेक्टर में खड़े हो चुके हैं। फ्रांस ने चाइनीज डेयरी प्रोडक्ट पर ड्यूटी लगाने की डिमांड की है और यूरोपियन यूनियन से कलेक्टिव एक्शन की बात उसने कही है। फ्रांस का आर्ग्यूमेंट है कि चाइनीज डेयरी इंपोर्ट से उसे और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को काफ़ी नुकसान हुआ है। यह सिर्फ डेयरी का इशू नहीं बल्कि एक बॉर्डर ट्रेड कन्फ्रंटेशन का पार्ट बन चुका है। यूरोप पहले ही चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्ट्रीट और सोलर पैनल जैसे इक्विपमेंट पर अपना कंसर्न राइज कर चुका है। अब डेयरी सेक्टर को ऐड करना यह दिखाता है कि ईयू ग्रेजुअली चाइना के इकोनॉमिक पार्टिकल को काफ़ी हार्डली अनएक्सेप्ट करता है। अगर यूरोपियन यूनियन फ्रांस के कॉल को एक्सेप्ट करता है तो चाइना रिवोल्यूशनरी मेजर ले सकता है, जैसे यूरोपियन लग्जरी गुड्स, वाइन हो गया, ऑटोमोबाइल पर रिस्ट्रिक्शन वो लगा सकता है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट ये होगा कि वर्ल्ड ट्रेड और ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हमें दिखाई देगा। डेवलपिंग कंट्रीज भी इस प्रेशर में आ सकती हैं, क्योंकि यूरोप चाइना ट्रेड वार के साइड इफेक्ट
सप्लाई चेन और प्रिसाइज को काफ़ी अफेक्ट करते रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इजराइल ने सोमालीलैंड को एज अ कंट्री क्यों रिकॉग्नाइज कर लिया है। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग डेवलपमेंट यही है। सोमालीलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करना अपने आप में बड़ा सवाल है। सोमालीलैंड ऑफिशियली सोमालिया से 1991 में अलग हुआ था। अगर इजराइल ऑफिशियली सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करता है तो ये अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा अर्थक्वेक होगा। सोमालिया इस मूव को अपनी सॉवरेनिटी पर डायरेक्ट अटैक मान रहा है। अरब वर्ल्ड और अफ्रीकन यूनियन में भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इसके खिलाफ हमें देखने को मिले हैं। हाल ही में इस पर अल जजीरा ने अपना आर्टिकल पब्लिश किया है। इजराइल के लिए सोमालीलैंड स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड सी और गल्फ ऑफ अडन के पास इसकी लोकेशन है। ये रीजन ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल माना जाता है। इजराइल अगर यहाँ डिप्लोमेटिक फूट होल्ड बनाता है तो ईरान इन्फ्लुएंस और हाउदी थ्रेट के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज उसे मिलेगा। इस मूव का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हो सकता है कि और भी कंट्रीज इस डिस्प्यूटेड रीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए आगे आ सकती हैं, जो इंटरनेशनल लॉ और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता दिखाई देता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।